नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ऐलान की, चुनाव दुष्प्रचार को लेकर राहुल गांधी के बीजेपी पर निशाने की, जानेंगे क्यों हटाए गए पंजाब के डीजीपी, बात करेंगे प्रियंका गांधी के जनता से संवाद की, यूपी में सपा आरएलडी के बीच हुए सीटों के बंटवारे की और बुलेटिन के आखिर में बात चंडीगढ़ निगम के चुनाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जताई चिंता, कहा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी हावी, क्षेत्रीय पार्टियों को बराबरी का मौका दिलाने की व्यवस्था बनाए चुनाव आयोग, प्रचार में सभी को मिले बराबरी का मौका। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव का किया स्वागत, कहा कि चुनाव आयोग सरकार को अनुचित लाभ उठाने से रोके, पोलिंग बूथ बढ़ाए जाने के आयोग के फैसले को बताया अच्छा। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही कारगर, मुंबई में ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में भर्ती 96% मरीजों को नहीं लगा था टीका, वैक्सीन लेने वाले लोग कोरोना से हो रहे हैं जल्दी ठीक। टिकट बंटवारे के बाद पंजाब आप में घमासान, नाराज नेताओं ने लगाया टिकट वितरण में धांधली का आरोप, पंजाब आप सह प्रभारी राघव चड्ढा के खिलाफ हुई नारेबाजी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 7 चरणों में और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी राज्यों में 1 चरण में मतदान होगा। तो कहां कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज गया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। यूपी में 7, मणिपुर में 2 और बाकी के 3 राज्यों में 1-1 चरण में मतदान होगा और सभी राज्यों के लिए 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावों की शुरुआत होगी और पूर्वांचल में सबसे अंत में मतदान होगा। पहले चरण में जयंत चौधरी के गढ़ बागपत, तो अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में पहला चरण 10 फरवरी 58 सीट पर मतदान होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी 55 सीटों पर मतदान होगा, तीसरा चरण 20 फरवरी 59 सीटों पर मतदान होगा, चौथा चरण 23 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान किया जाएगा, पांचवा चरण 27 फरवरी को होगा जिसमें 60 सीटों पर मतदान होगा, छठवां चरण 3 मार्च को 57 सीटों पर मतदान होगा, सातवां चरण 7 मार्च को संपन्न होगा, जो आखिरी चरण होगा इस पर 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब की सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी, गोवा की 40 और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए भी 14 फरवरी को ही वोटिंग कराई जाएगी, जबकि मणिपुर में 27 मार्च को पहले और 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर भी चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। रैली, रोड शो पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की परमिशन होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। नुक्कड़ सभाओं की भी इजाजत नहीं होगी, किसी भी तरह की वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। चुनाव प्रचार में उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। यूपी में 90% वयस्कों को कम से कम 1 टीका लग चुका है। नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों में कुल 900 पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में 690 सीटों पर मतदान कराया जाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 1620 पोलिंग स्टेशन पर महिला कर्मचारी होंगी। सभी राज्यों के लिए मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई है। इसमें 24,90,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में 16% का इजाफा हुआ है। चुनावों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों के दौर तेज हो गए हैं। वोटों का ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो रही है। पार्टियों के बीच प्रचार के साथ ही दुष्प्रचार पर भी जोर दिया जा रहा है और अब ऐसे ही दुष्प्रचार की पोल खोलने का दावा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट।
बीते कुछ दिनों में मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने और उनको डराने की नीयत से बनाए गए बुल्ली बाई ऐप ने बवाल मचा दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता की उम्र मात्र 21 साल थी। उसके अलावा एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी, जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त कैसे हो गए हैं, इनके पीछे किसका हाथ है। ऐसे में विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए सबका जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बुल्ली बाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, टैग फोग उनमें से एक है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बीजेपी के IT सेल के लिए काम करने वाली एक महिला ने ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े खुलासे किए थे। हालांकि बीजेपी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर उसने बीजेपी के लिए काम करना छोड़ दिया था। महिला का आरोप था कि टैग फॉग नाम के इस ऐप का इस्तेमाल सत्ताधारी दल से संबद्ध राजनीतिक लोगों द्वारा कृत्रिम रूप से पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने, इसके आलोचकों को प्रताड़ित करने और सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर जनधारणाओं को एक ओर मोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे में बीजेपी अब बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई पेश की जाती है। दुष्प्रचार से सावधान। वैसे भी चुनावों से पहले तमाम ऐप और धर्म संसद के जरिए देश में तनाव पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर बीजेपी पीएम की सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदार राज्य के DGP और फिरोजपुर के SSP दोनों को हटाकर साफ कर दिया है कि जो जिम्मेदार होगा उसे सरकार बचाएगी नहीं। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ही सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर VK भावरा को राज्य का नया DGP बनाया गया है। VK भावरा 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। वो विजिलेंस चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इससे पहले जब चट्टोपाध्याय को IPS सहोता की जगह DGP बनाया गया था, तभी से उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल सहोता की नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का DGP बनाया गया था। 5 जनवरी को PM मोदी के पंजाब दौरे के समय हुए विवाद को लेकर चट्टोपाध्याय पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से चट्टोपाध्याय का बचाव किया गया था। आज सुबह चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई कि आज शाम को चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद चन्नी सरकार हरकत में आ गई। दरअसल पंजाब सरकार को ये संकेत पहले ही मिल चुके थे कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चट्टोपाध्याय को DGP पद से हटा दिया जाएगा। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था वो था DGP पद पर चट्टोपाध्याय की नियुक्ति को लेकर UPSC की मंजूरी न लिया जाना। जी हां, इससे पहले UPSC को जो 10 IPS अफसरों के नामों का पैनल पंजाब सरकार ने भेजा था, उसमें अप्रूव हुए 3 नामों में सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम शामिल नहीं था। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने से चंद घंटे पहले ही पंजाब सरकार को आनन फानन में VK भावरा को पंजाब का नया DGP पर नियुक्त करना पड़ा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पंजाब सरकार DGP का नाम तय न करती तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास DGP नियुक्त करने का अधिकार चला जाता। DGP बनाए गए सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर के SSP हरमनदीप हंस को हटा दिया गया है। पंजाब सरकार के फैसले के कुछ देर बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार की बात कही तो कांग्रेस ने उससे पहले ही अपनी वर्चुअल रैलियां शुरू कर दी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली की, तो क्या कहा प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने भले ही चुनावी रैलियों पर रोक का आज ऐलान किया हो, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही यूपी में चुनावी रैलियों पर अपनी ओर से रोक लगा दी थी। कांग्रेस ने ये फैसला बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए लिया था। इसकी शुरुआत आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर दी है। आज प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए वर्चुअल संबोधन किया, जहां उन्होंने आम जनता से सीधा संवाद किया। प्रियंका गांधी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए उत्तर प्रदेश की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने उन्नाव पीड़िता का भी दर्द बयां किया। चुनाव में महिला को अपनी तरफ करने के लिए और बीजेपी को हार का मजा चखाने के लिए महिलाओं को आगे आने के लिए कहा। प्रियंका ने कहा कि महिला अगर एकजुट हो जाए तो परिवर्तन निश्चित है। वहीं बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा, किसान, महिलाएं, गरीब सब बीजेपी से परेशान हैं, क्योंकि विकास उन तक पहुंच नहीं रहा है। विकास ऐसे नहीं हो सकता कि चुनाव के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया गया। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनावों के दौरान महिला से दुर्व्यवहार का मामला भी उठाया। प्रियंका ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वो महिला मेरी पार्टी की नहीं है, वो सपा की है। अब वो चुनाव लड़ रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ
साथ हैं। हमें ये करना पड़ेगा ताकि महिलाएं निडर होकर राजनीति में आए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रैली संबोधन अब मुनासिब नहीं है। इस तरह की रैलियों से देश में कोरोना संक्रमण और बढ़ सकता है। इसलिए हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम वर्चुअल मीटिंग शुरू करें। आगे भी हम आपसे फेसबुक के जरिए मिलते हुए आपके सवालों के जवाब देंगे। महिलाओं पर प्रियंका का जोर है और उनकी रैली के तुरंत बाद चुनावों का ऐलान भी हो गया। चुनावों के ऐलान से पहले आज यूपी की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने आई। वो थी आरएलडी और सपा के बीच सीटों के बंटवारे की। तो गठबंधन में कितनी सीटें मिली आरएलडी को और जयंत चौधरी किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, देखिए रिपोर्ट। क्या यूपी में समाजवादी पार्टी की हवा है? क्या वाकई इस बार यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब जनता के पास है। लेकिन साइकिल पर सवार जयंत चौधरी जनता के पास अपने लिए वोट नहीं मांगना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चौधरी ने शुक्रवार को आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों ही कह चुके हैं कि वो पार्टी की बताई सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक वरिष्ठ आरएलडी नेता ने इसकी जानकारी दी कि जयंत चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने शुक्रवार को सपा के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया था और इससे एक दिन पहले ही जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ भी गए थे। गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया को बताया था कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो चुकी है। जयंत चौधरी के करीबी नेता की माने तो पार्टी पश्चिमी यूपी के जिलों की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 8 नेता आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी की मीटिंग में ये भी तय हुआ कि पूर्व पार्टी प्रमुख अजीत सिंह की जयंती के मौके पर 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच गांव गली दस्तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तरह ही जयंत चौधरी ने भी कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। अगर आरएलडी और सपा का गठबंधन सत्ता पर काबिज होता है तो जयंत चौधरी कोई बड़ी भूमिका की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी राज्यसभा में अहम भूमिका की मांग कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर हो गया। बड़ी पार्टी बनकर भी आम आदमी पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद से ही निगम दफ्तर में जमकर बवाल मच गया। तो कैसे ज्यादा सीटें होकर भी चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का नहीं बना मेयर और कम सीटों वाली पार्टी बीजेपी कैसे अंतिम समय में मार ले गई बाजी, देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और 27 दिसंबर को सभी सीटों के परिणाम सामने आए थे। नतीजों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, जबकि निगम की सत्ता में 15 साल से काबिज बीजेपी को 12 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। लेकिन बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई है। मेयर पद के लिए आज मतदान था, जिसमें बीजेपी की ओर से सरबजीत कौर और आप की ओर से अंजू कत्याल उम्मीदवार थी। मतदान से पहले ही मुकाबला कांटे का माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया था और अकाली दल की ओर से भी साफ कर दिया गया था कि उसका वोट आप और बीजेपी में से किसी को नहीं मिलेगा। निगम चुनावों में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन एक पार्षद बाद में बीजेपी में शामिल हो गया, जिससे बीजेपी के पार्षदों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के समर्थन से आप और बीजेपी के वोट 14-14 हो चुके थे, लेकिन मेयर पद की वोटिंग के बाद गिनती में आपको सिर्फ 13 वोट मिले। आपके एक पार्षद का वोट रिजेक्ट हो गया, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 14 वोट मिले और सरबजीत कौर मेयर बन गई। लेकिन आपने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा मतगणना की मांग की। आप पार्षद मेयर की कुर्सी के पीछे ही धरने पर बैठ गए। डीसी विनय प्रताप सिंह को भी मौके पर रोका गया। निगम के अंदर मार्शलों का भी इस्तेमाल किया गया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।